विश्राम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग वर्ल्ड वॉर वन का जो टॉपिक है हिस्ट्री का वर्ल्ड वॉर वन इसको कवर अप कर रहे थे और इसके अंदर हम लोग टोटल 3 वीडियो बनाने की बात बोली थी। और आपको इससे पता होगा ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एक कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर, दूसरा इवेंट्स एंड मेजर टाइमलाइन मेजर इवेंट्स। ठीक है, ये हमारा इस सीरीज का आखिरी वीडियो है जो कि है आपका वर्ल्ड वॉर वन आफ्टरमाथ ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। मतलब बेसिकली आफ्टरमाथ बोलने का मतलब है कि उसका इम्पैक्ट या फिर वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ है बेसिकली। ठीक है, वो चीज यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आइए एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको पिछला कुछ रिमाइंड करूं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो वर्ल्ड वॉर वन है वो एक्सिस वर्सेस अलाइड पावर के बीच में हुआ था। ठीक है, एक तरफ आपके जर्मनी, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, ये लोग थे। दूसरी तरफ आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ये यूएसए, ठीक है, ये लोग थे। तो बेसिकली लास्ट में आपको पता है ऑलरेडी अलाइड पावर्स विक्टर्स होती है 1918 में, वो खत्म होता है और आपका जो वेस्टर्न फ्रंट है वो क्या करता है, एक आर्मिस्टिक साइन करता है। ठीक है, कब 11th ऑफ नवंबर 1918 को 11 AM में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो वॉर जो है वो एंडेड हो जाता है। ठीक है, जो वॉर है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अलाइड पावर जो है, अलाइड पावर्स जो है वो एज अ विक्टर्स, ठीक है, एज अ विक्टर्स वो दिखते हैं। ठीक है, वो लोग विजेता हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जर्मनी को ये साइन करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ और इसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आफ्टरमाथ में। उसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टरमाथ का जो आपका जो पॉइंट होगा उसके अंदर आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस मेंशन करनी होगी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक मेजर फैक्टर होने वाला है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, और ये क्यों मेजर होने वाला है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो एक ट्रीटी जो जिसने इस वॉर को ऑफिशियली एंडेड कर दिया था। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, जो कि जनवरी 18 1919 को साइन हुई थी। हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा और कवर अप करेंगे, इसके अंदर और टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस है डिटेल में, तो इसको हम लोग ये पॉइंट्स कवर अप करने के बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जैसे कि मैंने बताया, तो क्या होगा कि वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो जर्मनी को क्या करना पड़ता है, आर्मिस्टिक साइन करना पड़ता है, मतलब वो हथियार डाल देता है, जो कि आपको डेट यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है 11th ऑफ नवंबर 1918 को 11 बजे। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, फिर से जर्मन एम्पायर का खात्मा हो जाता है, वहां से एक वाइमर रिपब्लिक की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे सभी देश जो है, जो विक्टर्स है अलाइज पावर्स, वो लोग जर्मनी का एज अ ट्रॉफी देखते हैं और उससे जितना भी अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बट इससे उनको लेके उनके बीच में भी थोड़ी तू मैं होती है, वो सब हम लोग डिटेल में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बट उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग आफ्टरमाथ की बात बोले, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ, उसके बाद क्या होता है, एम्पायर कोलैप्स एंड एंड ऑफ द वॉर। ठीक है, बहुत सारे एम्पायर जो है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही बहुत सारे एम्पायर्स का भी एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2-3 एम्पायर्स का मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आपका ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, जो कि इस वॉर के अंदर पूरी तरीके से ये ऑटोमन एम्पायर है वो जिसका खात्मा हो जाता है और वहां पे फिर एक नया कंट्री बनता है टर्की। समझ में आ रहा है, ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के भी कोलैप्स हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, वहां पे भी और नए नए कंट्रीज इमर्ज होते हैं। ठीक है, जर्मन एम्पायर तो ऑलरेडी खत्म हो जाता है, वहां पे जैसे कि मैंने बोला रिपब्लिकन गवर्नमेंट या वेइमार रिपब्लिक का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। और यहाँ पे दूसरे एक और मेजर है कि जैसे कि आपको पता है कि रशिया भी इस वॉर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, जो कि अलायंस पावर की तरफ से रहता है, लेकिन इस वॉर के एंड होते होते तक, ठीक है, रशिया में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, वहां पे 1917 में शुरू हो जाता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, वो सब आप डिटेल में रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, आपका रशियन एम्पायर का भी एंड हो जाता है। वहां पे रशियन में भी क्या होता है, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है। तो
वो सब डिटेल हम लोग वहां पढ़ेंगे। लेकिन इसका मेजर कॉज वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये आप लोग थोड़ा समझ लें कि जितने भी अंपायर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि इस वॉर में इन्वॉल्व थे, क्या होता है बिकॉज ऑफ द वॉर उनका जो इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है, उन कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, ठीक है। जैसे कि रशिया का, ये आपको अगर आप लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कैसे वहां पे पूरा एकदम भूखमरी वगैरह होने लगा था, इकोनॉमिक डाउनफॉल होने लगा था, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ। सेम वैसा ही इन सब जगह पे भी होता है। मतलब बेसिकली ये एम्पायर जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, कैपेबल नहीं रह पाते हैं, सही में, इसकी वजह से इनका कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। अगला जो मेजर इंसिडेंट बोलेंगे हम लोग जो बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वो है इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। इसके बाद कई सारे नए नए आजाद नेशन का भी यूरोप में जन्म होने लगता है, ठीक है। कई सारे नए नए कंट्रीज जो है वो उभरते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने करके रखे जिनको आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं, जैसे फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। ये सब क्या है? ये सब कंट्रीज जो है अब एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो जाते हैं, समझे? मतलब ये तो सेल्फ रूल, बहुत जगह होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, ठीक है, और ये अपने आप में अलग कंट्री एज एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, ठीक है। नई नई कंट्री का भी जन्म होता है यूरोप में। बहुत सारी कंट्री खत्म भी होती है, वो दूसरे कंट्री के अंदर मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत होता है, ठीक है। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर हम लोग बात बोले ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किसी देश की बैंड बजती है तो वो तो जर्मनी है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये जो वॉर होता है इसका पूरा जिम्मेदारी जो है वो अलाइड पावर किसके ऊपर डाल देते हैं? जर्मनी के ऊपर। तो जर्मनी को इसकी वजह से बहुत मेजर कॉसेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मैंने बताया, तो उसी की बात दूसरे के देखो, अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो जर्मनी क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अपने 30% जो यूरोपियन टेरिटरीज रहता है, जो कि उसने अभी तक इमर्ज किया होता है, वो उसको पूरी तरह से खो देता है। वो क्या होता है, वो अलाइड पावर्स आपस में बांट लेते हैं, या तो वो कॉलोनीज बन जाती है ब्रिटेन और फ्रांस की, समझ में आया, या फिर नए इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते हैं, जैसे पोलैंड फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक मेजर आप बोलेंगे इंसिडेंट आफ्टर द वॉर हुआ था, ठीक है। करीबन 27,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो अपना टेरिटरी रहता है यूरोप में, वो जर्मनी खो देता है बिकॉज ऑफ द वॉर, क्योंकि वो यहाँ पे वो हार गया था, ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, मैंने जो पॉइंट्स ऐड किए इसमें, वो है द कॉलोनियल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि क्योंकि जर्मनी ये वॉर हार गया था, उसने आर्मिस्टिस साइन किया था, तो उसके जितने भी एरियाज थे इन यूरोप और अफ्रीका, जहां पे भी उसने कैप्चर किया, तो सारे जगह जो है वो उससे छीन लिया था। मतलब वो क्या हो जाता है, एज क्योंकि वो ट्रॉफी देखा जाता है, तो जो भी एरियाज के ऊपर उसका कंट्रोल रहता है, वो क्या करता है, ब्रिटेन और फ्रांस क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। और वैसे ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर जाता है, और वहां पे ऑटोमन एम्पायर के जो एरियाज रहते हैं, जैसे सच पैलेस्टीन और मेसोपोटामिया, जो कि आज हम इराक के नाम से आते हैं, इसके ऊपर ब्रिटेन कॉलोनी बना लेता है अपनी, ठीक है। और फ्रांस जो है वो आपका सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इन सब जगहों को अपनी कॉलोनी में कन्वर्ट कर लेता है। इसके अलावा अफ्रीका में भी सेम ही होता है, ठीक है। अफ्रीका में भी जो जहां-जहां पे जर्मनी का कब्जा रहता है, वो सारे एरियाज भी क्या हो जाते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनीज में बदल जाते हैं, समझा? तो ये भी क्या होता है, आफ्टर द वॉर होता है। तो ये एक मेजर चेंज है, जिससे क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस का कॉलोनियल एक्सपेंशन और ज्यादा स्प्रेड अप हो जाता है, खासकर यूरोप और अफ्रीका में, ठीक है। अगला पॉइंट देखें हम लोग, तो अगला पॉइंट है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन जर्मनी, जो मैंने रखा है। देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, वो बहुत ही, मतलब अगर आप उसको अभी जब आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को, जब मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रीटी ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी जर्मनी के लिए। तो जर्मनी में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसका कड़ा विरोध किया, ठीक है। उन्होंने मतलब जर्मनी में जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश उसको एज अ पपेट ट्रेन देखा, ठीक है, जो बहुत हद तक थी भी, ठीक है, क्योंकि उस वो जितना भी उसमें जो बेनिफिट था वो सारा ब्रिटेन, फ्रांस और आपका यूएस, ये लोग विक्टर्स लोग को मिल रहा था, ठीक है। जर्मनी का उसमें पूरा ह्यूमिलेशन किया गया था। तो वो जो मैं आपको अभी ट्रीटी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे,
ठीक है। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, इसी ट्रीटी के अगेंस्ट में बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स वहां पे इमर्ज हुए, जिन्होंने क्या किया, इस ट्रीटी को ना मानने की बात बोली। ठीक है, उन्होंने इसको क्या बताया, एज अ, उसको कोट किया उन्होंने, कॉल द सिग्नेटरीज ऑफ द ट्रीटी एज अ नॉर्मल क्रिमिनल्स। नॉर्मल क्रिमिनल्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये ट्रीटी जो है वो नवंबर के मंथ में साइन हुई थी। ठीक है, इसलिए इसको नवंबर क्रिमिनल्स इन लोगों को बोला जाता है, जब यहाँ पे आर्मिस्टिक साइन हुआ था। ठीक है, और उन्होंने उनको एज अ क्रिमिनल्स बोला जाता है। किसको यहाँ पे वो लोग क्रिमिनल्स बोल रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए को। ठीक है, अलाइड पावर्स को। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। मतलब बेसिकली क्या हुआ, इसकी वजह से आपका रिवॉल्यूशंस होने लगे। कहां पे, जर्मनी में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होने लगे। ठीक है, वही एक बहुत मेजर कॉज था जिससे हिटलर का राइज भी हुआ। ठीक है, उसने क्या किया, इसी मूवमेंट्स का फायदा उठा के, इन्हीं आइडियोलॉजीज का फायदा उठा के अपने आप को एज अ रूलर एस्टैब्लिश किया था हिटलर ने, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कॉज किया था। तो आप तो जानते हो, मतलब जानेंगे जब मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ाऊंगा या आपने अगर पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मेजर, मतलब हम लोग बोलेंगे इम्पैक्ट या फिर आफ्टर द वॉर जो कॉन्सिक्वेंस, वो था द फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये मेजर पॉइंट है। ठीक है, इसको आपको मिस नहीं कर सकते आप, कि वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि आप लोगों ने देखा ये वॉर बहुत ही मतलब भयंकर नतीजा लेके आई, करोड़ों लोग की इसमें डेथ हो गई, मिलियंस पीपल मारे गए। ठीक है, तो इसके लिए जो जितने भी विक्टर्स थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा ना, जो कि क्या करे कि ऐसा वॉर नियर फ्यूचर में कभी दोबारा देखने को ना मिले। ठीक है, मतलब बेसिकली वर्ल्ड पीस को इनहांस करने के लिए, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए, समझ रहे, जो कि आपके प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट डिमांड के हिस्सा भी था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अगर आप चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका लीग ऑफ नेशन को फाउंड किया गया है किस पर्पस से, टू द फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल पीस। ठीक है, जो कि आपका फाउंड हुआ था 10th ऑफ जनवरी 1920 को। ठीक है, ऑफिशियली इसको बनाया गया था ताकि दोबारा ऐसा जब कोई मान लो सिचुएशन आए वर्ल्ड में, जहां पे किसी दो तीन बड़े बड़े कंट्रीज के आपस में जो क्लैशेस हो, उनको वो पीसफुल तरीके से, ठीक है, एज अ जेंटलमैन मैनर्स के तरीके से साथ में बैठ के या फिर बातचीत करके सुलझा सके, या दोबारा ऐसा वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, और बेसिकली ह्यूमैनिटी की मौत ना हो, मतलब जो इतने सारे लोग मारे गए इसमें, वो दोबारा ना हो। बट क्या इस आइडिया काम का था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको क्या है, लीग ऑफ नेशन को आप क्या बोलेंगे, उसका अनअपडेटेड वर्जन ऑफ यूनाइटेड नेशन मान सकते हैं। जो आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आज जो देख रहे हैं, यूएनओ है, ये उसका प्री वर्जन है। ठीक है, उसका अपडेटेड वर्जन है आपका यूएनओ। ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था विद द पर्पस, और इसका जो मेन लीडर्स थे वही कंट्रीज थे जो कि विक्टर्स थे इसमें। ठीक है, उन्होंने ही इंटरनेशनल पीस के लिए इसको एस्टैब्लिश कराया था, बट ये किसी काम का साबित नहीं हुआ। ठीक है, अगला जो है वो है, यहाँ पे देखिए ये जो एक और बहुत यहाँ पे कोटेशन मैंने ऐड किया है, उसमें फ्रांस के एक जनरल, फ्रेंच जनरल है, ठीक है, जिनका नाम था फेर्डिनेंड फोच। ठीक है, फेर्डिनेंड फोच, इन्होंने एक कमेंट किया था, एक कोट दिया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिस इज नॉट पीस, इट इज अ आर्मिस्टिक फॉर द 20 इयर्स। ठीक है, उन्होंने एक बात बोली कि ये जो ट्रीटी वो थे तो फ्रांस के, बट उन्होंने कोट किया था कि ये जो आर्मिस्टिक हम साइन कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये लॉन्ग टर्म पीस के लिए नहीं है, पीस मेंटेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो सिचुएशन जर्मनी में अरॉस है, या फिर जर्मनी को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है बहुत जल्दी। और ये ब्लेक उन्होंने बोला था कि ये जो साइन हुआ है ना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ठीक है, तो और वो ऐसा हुआ भी 20 साल बाद। ठीक है, जब हिटलर पावर में आया, अब पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, तो ये बात इनकी एक तरीके से आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं अपने इस आंसर में। ठीक है, अगला जो मेन मेजर आफ्टरमाथ हम लोग बोलेंगे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड का, वो ही आपका है, वो है कॉज राइज ऑफ द एडॉल्फ हिटलर। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो साइन हुई, ठीक है, और उसमें जितना ह्यूमिलिएशन किया गया आपका जर्मनी का, ठीक है, उसी का यूज किया था एडॉल्फ हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, समझ में, और उसने इसकी का इस्तेमाल करके अपने आप का एज अ रूलर एस्टैब्लिश किया, और आपको फिर पता ही है क्या हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। ठीक है, इसका नतीजा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि आप एज अ आफ्टरमाथ इन वर्ल्ड वॉर 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अब चलिए हम लोग थोड़ा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को डिटेल में समझ लेते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है क्या। और यहाँ पे मैंने आपको जितने भी 7 8 10 पॉइंट जो बताए हैं वो आपके आफ्टरमाथ के लिए इनफ है। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर आप कवर अप करेंगे तो आपका पूरा आफ्टरमाथ वाला पॉइंट्स कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए, वो आप लोग बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को देख लेते हैं। आइए हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या था। ठीक है, तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, तो इसके बारे में मैं ट्रीटी के टर्म्स बताने, जो मेजर टर्म्स है उसको बताने से पहले मैं ट्रीटी के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये मेजर ये बोलेंगे क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंस बोलेंगे आफ्टर द वॉर। ठीक है, ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी और राइज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी। तो आप ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ये बैकग्राउंड का। अगर मैं बात करूं तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, ये जो है ये ड्राफ्ट हुई थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, कहां पे ड्राफ्ट किया गया इस ट्रीटी को, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, जो कि आपका जनवरी 18 1919 को हुई थी। ठीक है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस मतलब पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, जहां पे मतलब वॉर जो ऑफिशियली खत्म हो गई थी उसको एंड करने के लिए एक ट्रीटी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और इस ड्राफ्ट को जो कि 18 जनवरी 1919 को प्रिपेयर किया गया था कहां पे, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, वहां पे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, जैसे कि आपका वुडरो विल्सन जो कि यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे अमेरिका से। ठीक है, लियोइड जॉर्ज ये आपके ब्रिटेन से थे। ठीक है, जॉर्ज क्लेमेंस ये आपके फ्रांस के थे। ठीक है, एंड विटोरियो और रैंडो ये आपके इटली से थे। इनको एक साथ में बिग फोर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, बिग फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में मिलकर इस ट्रीटी को ड्राफ्ट किया बेसिकली। मतलब सबने अपने अपने बताया कि मेरे को क्या बेनिफिट चाहिए, मेरे को क्या बेनिफिट चाहिए, मेरे को क्या, तो ऐसा करें। लेकिन आप यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसमें अलायंस वार में रशिया भी था, लेकिन इस ट्रीटी में तो ना ही तो रशिया को इंक्लूड किया गया ना ही जर्मनी को। ये ट्रीटी का जो पूरा जो ड्राफ्ट है वो बेसिकली इन चारों ने ही मिलकर तैयार किया। समझ में आ रहा है? भले ही इसमें आप देखेंगे कि इटली का रोल उतना ज्यादा नहीं था, रशिया का जो रोल है, इंपॉर्टेंस जो है वो वॉर में ज्यादा था, लेकिन रशिया ने क्या किया था अंदर ही अंदर, क्योंकि जर्मनी के साथ उसने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन कर ली थी, तो यहाँ पे रशिया को बाहर रहेगा। उसी समय क्या होता, आपका रशिया में ऑनगोइंग क्राइसिस भी था, है ना, वहां का रशियन रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हो रहा था, तो इस वजह से भी ऐसा था। तो इन चारों ने ही क्या किया, पूरा ये ड्राफ्ट तैयार किया और सबने अपने अपने बेनिफिट्स का सोचा। बट क्योंकि देखिए सब अपने अपने बेनिफिट का सोचे तो कॉमन सी बात है, कहीं ना किसी पॉइंट पे तो क्लैश होगा ही। ठीक है, अब एक ही ट्रॉफी है, 4 जन ने बांटनी है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो कि ट्रॉफी के अगर मान लीजिए टुकड़े टुकड़े करके भी बांटना चाहे तो भी तो हो सकता है दो लोग ऐसे जो बोले कि मेरे को ये पार्ट चाहिए, मेरे को ये पार्ट चाहिए। तो सेम ऐसा कुछ मतलब कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे भी देखने को मिला। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है, आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे जो बिग फोर्स है, ठीक है, आपका यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, ये लोग आपस में कुछ कुछ बातों के ऊपर एक सिमिलर पैरेलल लाइन में स्टैंड नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो बेसिकली कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो उसको मैंने एक पॉइंट ऐड किया, इश्यूज अमंग द बिग फोर्स। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को लेके ही है। ठीक है, तो ये इश्यूज आपको जानना जरूरी है, कहां पे उनके क्लैशेस हुए थे। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें बिग फोर्स से, तो हम बात बोले तो सबसे पहला चीज हम लोग देखें फ्रांस। फ्रांस यहाँ पे क्या बोला था, फ्रांस wanted to economically weaken Germany by paying heavy reparation। तो यहाँ पे बेसिकली जो फ्रांस है वो बोल रहा था कि क्योंकि ये वॉर जर्मनी ने शुरू की है, ठीक है, और उसको ये भी डर था, वो मतलब क्योंकि वो सुनिश्चित करना चाहता था कि फ्यूचर में जर्मनी कभी भी इतना केपेबल हो ही ना पाए, ठीक है, कि वो किसी तरह का अटैक कर सके फ्रांस के ऊपर खास करके। ठीक है, तो इसके लिए वो बोला था कि हमें फ्रांस के ऊपर इतने सारे मतलब ये कॉम्पेंसेशन लगा दो, चार्जेस लगा दो कि वो कभी इकोनॉमिकली पावरफुल ऐसा बन ही ना पाए कि वो दोबारा स्टैंड कर पाए अटैक करने के लिए। समझ रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे अपनी सेफ्टी देख रहा था। ठीक है, तो फ्रांस इसलिए चाहता था कि उसके ऊपर हेवी रेपुटेशन लगाया जाए, मतलब उसके ऊपर भर भर के कॉम्पेंसेशन लगाया जाए। ठीक है, पूरा हर्जाना उससे वसूला जाए, पूरा उसको कंगाल कर दिया जाए। ठीक है, मतलब जितना पैसा वैसा सब लूट लिया जाए ताकि वो बंदा दोबारा खड़ा ही ना हो सके अपने पैरों पे, मतलब जर्मनी की बात होती है। तो ये तो फ्रांस का था।
लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन का थोड़ा माइंडसेट अलग रहता है, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले माइंडसेट से अभी भी सोच रहा था, ठीक है। वो क्या बोल रहा था ब्रिटेन यहाँ पे, जबकि ये बोल रहा था नहीं, वो क्या करना चाहता था, जर्मनी को रिबिल्ड करना चाहता था, समझा रहा। वो बोलता नहीं कंपेंसेशन का बात नहीं है, ठीक है, हम लोग क्या करना, वो चाहता था कि जर्मनी को वापस से उसके पैरों पर खड़ा करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखा था कि अगर जर्मनी को वो खड़ा कर दे अपने पैरों पे, तो उसके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर की तरह इमर्ज होगा, समझ में आ रहा है, मतलब उसका बिजनेस वो उसके साथ कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि उस समय बहुत ही मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री था ब्रिटेन, तो वो तो चाहता था उसको मार्केट, और जर्मनी एक बहुत अच्छा मार्केट था उसके लिए, इसलिए वो चाहता था कि जर्मनी को अपने पैरों पे वो खड़ा करे और उसके साथ वो ट्रेड करे, जिससे बेसिकली उसका बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा, उसके इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। तो ये था ब्रिटेन का आपका इंटरेस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है। फ्रांस बोल रहा है कंगाल कर दो, ब्रिटेन बोल रहा है वापस से पैरों पे खड़ा करो, ठीक है। तो ये क्लैशेस था। इटली यहाँ पे अलग ही गाना गा रहा था। अगर हम इटली की बात करें, देखिए जो भी हो यहाँ पे इटली का रोल तो बहुत ज्यादा नहीं था, उसने बस अपनी लैंड प्रोवाइड की थी इन लोगों को, ठीक है, जो कि अगर आप टाइमलाइन और इवेंट वाले वीडियो देखें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन इटली यहाँ पे अलग गाना गा रहा था, वो ये बोल रहा है कि इटली वांटेड टू एक्सपेंड इक्वल फुटिंग विद द यूरोपियन पावर्स। वो बोल रहा था, भले उसका रोल कम है, लेकिन वो बोल रहा था कि मेरे को भी इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए जितना कि यूरोपियन कंट्रीज को मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये जो बंटवारा, अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है उसको ज्यादा शेयर्स मिलना चाहिए, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, लेकिन इसके बावजूद भी इटली क्या हुआ था, भले उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं था, फिर भी हुआ था कि मेरे को भी इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल सी भाषा में तो इटली जो है वो अपना जो पावर एंड इन्फ्लुएंस है यूरोप में फैलाना चाहता था, और वो यूरोपियन पावर्स के जितना ही, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के जितना ही आपका राइट्स मांग रहा था जर्मनी में, समझ में आया, मतलब वो इक्वल राइट्स मांग कर रहा था। यहाँ पे अमेरिका थोड़ा सा बोलेंगे तो वो अलग ही लेवल में चल रहा था, अमेरिका इसमें पीस की बात कर रहा था, ठीक है। अमेरिका क्या बोल रहा था, अमेरिका अमेरिका ये जो इन तीनों का जो विचार है ना, इनको पूरी तरह से अपोज कर रहा था। वो बोलता है कि किसी तरह का टेरिटोरियल चेंजेस नहीं करना, मतलब बोला है कि जर्मनी को बांटना ही नहीं है, तोड़ना ही नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या करना है, हम लोग को एक वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है। मतलब बेसिकली जो 14 पॉइंट डिमांड में रखा गया था वुडरो विल्सन के आपका लीग ऑफ नेशन, बोल रहा है कि हमको बांटना वाटना नहीं है इसको, हम लोग क्या करना है, इंटरनेशनल पीस तय करना है, ठीक है, बेसिकली। और इसका जो टेरिटरी चेंजेस की बात हो रही है, उसको तोड़ने की बात हो रही है, ये सब नहीं करनी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये तीनों जो थे, अमेरिका को बोल रहे थे थोड़ा बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं कि अमेरिका बहुत ज्यादा फायदा, अमेरिका अपना ही बेनिफिट देख रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका जो थोड़ा सब स्टैंड बोलेगा तो थोड़ा आइडियलिस्टिक था, ऐसा इन तीनों का मानना था, ठीक है। क्योंकि वो लोग तो सोच रहे थे कि पूरे जितना हमें वो फायदा मिल सकता है उतना ले लिया जाए, लेकिन अमेरिका बोलता है कि नहीं, इससे पहले हम लोग को एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की ज्यादा जरूरत है, हम लोग को जर्मनी में टेरिटोरियल चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको उसको तोड़ना बांटना नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने की जरूरत है। अब हम लोग जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के मेजर जो टर्म्स है, ऐसे बहुत बड़ी ट्रीटी, लेकिन जो मेजर टर्म्स है जो कि 6-7 है, वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि देखते हैं हम लोग आगे क्या। तो आइए हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के टर्म्स को डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली कुछ मेजर टर्म्स है, मैंने उनको अपने इस पॉइंट में रखा है, ठीक है, आप लोग को ये थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बारे में, तो उसको मैंने आपको बताया है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में वो ड्रॉप की गई थी, ठीक है, जनवरी में, बट उसको इंप्लीमेंट साइन जो है वो 28 जून 1919 को हुई थी। तो इस डेट में थोड़ा क्लियर रहिएगा, ठीक है, उसका ड्राफ्ट का डेट जो है वो अलग है, ठीक है, और उसका साइन का डेट अलग है। साइन हुई है वो 28 जून 1919 को, और अडॉप्ट की सॉरी आपका मतलब ड्राफ्ट की गई थी जनवरी 1919 को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ टर्म्स है, ठीक है, ये टर्म्स को अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग एक ट्रिक है, ठीक है, वो आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, GARGLE, ठीक है, यानी गार्गल, ठीक है, गार्गल ये ट्रिक है,
ठीक है, जिसको आप ट्वीट है गार्गल। इस ट्वीट के अंदर आप ये जो टर्म्स है इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका टर्म्स हम लोग देखेंगे तो पहला चीज रिप्रेजेंट करता है गिल्ट। गिल्ट मतलब क्या है, यानी दोष। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने से देख पा रहे, जर्मनी एक्सेप्टेड ब्लेम फॉर द कॉजिंग द लॉस एंड द डैमेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जर्मनी क्या करता है ट्रीटी के अंदर वो पूरा मतलब कि मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये जो वॉर जो हुई है, यानी वॉर में जो भी नुकसान हुआ है, जो भी घटना है, जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, वो सब उसका जिम्मेदारी है, ये पूरा दोष जो है वो जर्मनी का है। पहला टर्म ये वो इसको मान लेता है, ठीक है, यानी पूरा वो दोष जो है वो अपने माथे पे ले लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है इसको। तो ये है आपका पहला टर्म, ठीक है, यानी गिल्ट, दोष पूरा वो मान लेता है। दूसरा जो आपका टर्म्स यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है वो है आर्मी से लेकर, ठीक है, ए रिप्रेजेंट्स आर्मी। तो यहाँ पे क्योंकि बेसिकली इसकी वजह से ये कॉज वॉर हुआ था, तो यहाँ पे ये जो यूरोपियन पावर है वो लोग क्या करते हैं, पूरा आपका जो जर्मनी है उसकी आर्मी और जो सेना है उसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब उसका पावर वो कम कर देते हैं, ताकि फर्दर फ्यूचर में कुछ ऐसा वो दोबारा कोई अटैक या कोई ऐसा जो वॉर है वो ना उसमें उतर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी आर्मी है वो करीबन आपके, ठीक है, 10 लाख के आसपास रख दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका सबमरीन्स, कोई पूरे सबमरीन से बैन लगाई थी, मतलब उसके पास कोई सबमरीन्स नहीं रहेंगे। नो एरोप्लेन्स, उसके एरोप्लेन्स को ही बंद कर दिया था, पूरा एरोप्लेन्स को उसके पास एरोप्लेन्स को इस्तेमाल नहीं रखेगा नहीं अपनी आर्मी में, मतलब ये सब उसके बैन है, इसके ऊपर ये सब चीजें जो है वो इंप्लीमेंट कर जाती है कि वो अपनी आर्मी को इससे ज्यादा नहीं रख सकता, ठीक है, वो सबमरीन्स नहीं रख सकता, वो एरोप्लेन नहीं रख सकता, और उसको सिर्फ 6 बैटलशिप्स दिए गए, ठीक है, यानी वो सिर्फ अलाउड किया कि 6 बैटलशिप्स रख सकता है, आर्मी को बढ़ा नहीं सकता ज्यादा, मतलब बोलने का मतलब बेसिकली उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। डीमिलिटराइज करने का मतलब उसकी जो सैन्य शक्ति है, यानी उसका मिलिट्री पावर जो है उसको घटा दिया गया, समझ में आया, ताकि फर्दर फ्यूचर में इन यूरोपियन कंट्रीज को जर्मनी से कोई खतरा ना हो, कोई थ्रेट ना हो किसी तरह का, ठीक है। अगला जो है वो है रिपरेशंस, उसके ऊपर भाग के रिपरेशंस लगाएंगे, जैसे मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, फ्रांस जो बोल रहा था कि पूरा उसमें मतलब पैसा वैसा का जो मैटर है, ठीक है, उसे हर जान लिया है, तो करीबन आप यहाँ पे देख सकते हैं 6600 मिलियन यूरो का उसके ऊपर रिपरेशन लगाया जाता है, जो कि वो जर्मनी को ये दिया जाता है कि इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा, जो कि 1984 तक वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था, समझ आ रहा, मतलब 6600 बिलियन यूरोस का, सॉरी 6600 मिलियन यूरोस का उसके ऊपर मतलब एक तरीके से कंपेंसेशन उससे चार्ज दिया जाता है, किया जाता है, उससे लिया जाता है, ठीक है। और ये सब जो कंट्रीज है फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब ये पैसा आपस में बांटते हैं, इटली, ठीक है। अगला है आपका जो है वो है जर्मनी लॉस्ट लैंड्स, ठीक है, जर्मनी क्या करता है इस ट्रीटी में साइन करके उससे बहुत सारे जो एरियाज रहते हैं वो मतलब बेसिकली उसका टेरिटरी को डिवाइड किया जाता है, जो विक्टर्स है वो आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका एलास्कस लॉरेन जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ये वॉर हुआ भी था, और वो चला जाता है फ्रांस को, ठीक है। सार्ड जो है वो फ्रांस को दे दिया जाता है 15 साल के लिए, ठीक है। वेस्ट प्रूशिया और अपर सिलेसिया जो है वो पोलैंड ले लेता है, ठीक है। उसके बाद दांजिग फ्री सिटी बन जाती है, ठीक है। जर्मनी और इसके अलावा जो जर्मन कॉलोनीज जो रहते हैं, जो कि जर्मनी की कॉलोनीज रहती है, यानी बाहर वो अफ्रीका में, वो सब क्या हो जाता है, वो सब मैंडेट बन जाते हैं लीग ऑफ नेशंस के, समझ में आ रहा, मतलब बेसिकली यहाँ पे उसके टेरिटरी को भी बांट लिया जाता है इस ट्रीटी में, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए लीग ऑफ नेशन तो सेटअप हो ही जाता है इस ट्रीटी में, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है जो कि ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉरबिस एस्टियस जो है, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये सब कुछ स्टेट जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश होता है, मतलब पहले ये जर्मनी के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, एरियाज ये सब जर्मनी के अंडर रहते हैं, बट अब वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये आपका जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से कुछ मेजर टर्म्स है, जो कि बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी देती है जर्मनी के लिए, ठीक है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, मतलब जर्मनी की धज्जियां उड़ा के रख दी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसी का ही रिवेंज लेने के लिए जो एडॉल्फ हिटलर जो है वो
अपना जो नेज़िज्म फैसिज्म का जो आइडियोलॉजी उसको प्रमोट करते हुए और इसी ह्यूमैनिटी ट्रीटी का बदला लेने के लिए और इसी को ही वो बेस बना के एडॉल्फ हिटलर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सीढ़ी तक चढ़ता है और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। ठीक है, तो बेसिकली यही है वर्ल्ड वॉर 1 आपका। ठीक है, ये सब साइन करने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वीडियो आज का यही तक है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।